प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने इस YouTube चैनल मेरी कक्षा में स्वागत करता हूं। ये नया मेरा चैनल है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये ग्रो करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। आज अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपने देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा। छोटी क्लासों में आप पटरी को ऐसे बालों पर रगड़ते थे और रगड़ने के बाद आप देखते थे कि वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती है। इसी तरह से बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को हम लोग जब रगड़ते हैं तो उसमें भी इसी तरह से कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा माना गया कि कुछ ऐसा है जो ये रगड़ने से उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता रहा बहुत दिनों तक। इसके बाद ये आपको पता चल गया, वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया, ये खोज हो गई कि इस जो प्रक्रिया है आपने जो किया उसमें ऐसा कोई कण स्थानांतरित होता है जिसके कारण ये एक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद आए इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये पाया गया कि जो बॉडी इस तरह का बिहेवियर करने लगती है रगड़ने के बाद, एक्चुअल में उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते हैं, परमाणु में 3 कण हैं, वो आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, ये आप देखें यहाँ से, तो इस तरह से ये परमाणु की संरचना कुछ इस तरह से बताई गई और पहली कक्षा का के नाम दिया गया, फिर एल, फिर एम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं रगड़ने की प्रक्रिया से। रगड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, किसी बॉडी में चले जाते हैं या फिर कोई दूसरी बॉडी इनको आकर्षित कर लेती है। तो क्या हो जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये वस्तु, वो बॉडी आवेशित हो गई, चार्ज हो गई। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं यही उत्तरदायी हैं ये आवेशित करने के लिए। तो इनको मूल आवेश कहा गया, इनको कहा गया मूल आवेश। ये मूल आवेश है, ये मूल आवेश है आपका मूल आवेश, और इन्हीं के समूह को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश Q बराबर N इंटू ई। वैद्युत आवेश Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहाँ Q को आप वैद्युत आवेश से प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉन आए भी हो सकते हैं और गए भी हो सकते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन में जो खोज हुई, कितना आवेश था, 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलाम आवेश होता है। अब यदि हम लोग देखें इसको, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम एक कूलाम आवेश में निकालें, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, तो इस सूत्र का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये कुछ इस तरह से आपकी आएगी। देखिए, इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद 100, 16 छक्का 96 और 4 आया। हाँ, कुछ ऐसे ही इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। इसको हम लोग वैद्युत आवेश कहा गया। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव ये आपका होता है। तो इस प्रकार से इसमें हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव कहेंगे। हम देखिए, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। ये कोई होता नहीं है, माना गया कि प्रोटॉन पॉजिटिव कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान लिया गया। ये मानक है, कोई ये लिख कर कहीं से ऐसे नहीं आया है कि ऊपर से भगवान ने दे दिया हो। यहाँ पर ऐसे ही आपका ये चार्ज आ गए। तो ये P पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो क्या हम ये कहेंगे कि जिसमें प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है या जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है? ऐसा
नहीं है। ऐसा ये उत्तरदायी है केवल और केवल यहाँ पर अधिकांश बॉडी में, क्योंकि इसको नाभिक से निकालना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो नेगेटिव चार्ज है। सामान्य अवस्था से जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या फिर आप ये कहें कि जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, उससे यदि अधिक कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो वो आपकी नेगेटिव बॉडी कहलाती है, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देती है या जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं वो आपकी धनात्मक बॉडी कहलाती है। ठीक है, मतलब इसके लिए पूर्णतः अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, वैद्युत अपघट्य हैं जिसमें कुछ में धनात्मक चार्ज भी उत्तरदायी हैं, और सामान्य जो हम चालक पढ़ते हैं, जो हमको इसमें फिजिक्स में पढ़ना है, उसके लिए मूल रूप से जो उत्तरदायी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। कारण यह है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी वो आपकी नेगेटिव बॉडी कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी कहलाएगी। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने बताया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो फंडामेंटल सूत्र आता है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो आप बताएंगे इतना आवेश होता है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो ये होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएं, यदि उसमें एक कूलाम आवेश आ जाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु या पदार्थ से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए तो उसमें एक कूलाम आवेश आ जाएगा। मतलब ये है, एक कूलाम आवेश कब आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि आते हैं तो ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी वो, और यदि ये इससे निकल जाते हैं तो ये धनात्मक बॉडी हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें इनके बीच जो एक संबंध बताया गया, ये संबंध इलेक्ट्रॉन थ्योरी ही कहती है कि यदि दो विपरीत आवेश हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि एक समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये यदि अलग अलग प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षित करेंगे, यदि एक ही प्रकार के आवेश हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपकी थ्योरी कहती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहलाता है? ये कहता है ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना आवेश को समाप्त किया जा सकता है। ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना आवेश को समाप्त किया जा सकता है। यानी वैद्युत संरक्षण आपका क्या है, इसके अनुसार आवेश देखिए, वैद्युत आवेश का संरक्षण ये बताता है कि इसके अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश समाप्त किया जा सकता है। ये हमारा वैद्युत संरक्षण बताता है। गामा रेज से पेयर प्रोडक्शन होता है, यानी कि यदि आप देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये गामा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये टूटता है तो फिर से ये बन जाते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो वैद्युत आवेश संरक्षण बताना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा ये हमारा बताता है वैद्युत आवेश संरक्षण। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? ये थ्योरी हमको ये बताती है कि जो मूल आवेश है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब किसी भी बॉडी पर यदि आवेश हैं तो वो मूल आवेश के गुणित होगा। ये आधा, 2.5, 3.5 ये सब नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। तो यहाँ N इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। यहाँ पर N का मान 1/2, 3/2, 3/4 या 0.5 ये सब नहीं हो सकते। हमेशा क्या होगा? ये होगा। कोई भी आवेश जो होगा वो पूर्णतः गुणित होगा। इसके n का जो मान होगा 1, 2, 3, 4 होगा और इससे इसको तोड़ा नहीं जा सकता कि आप कह दें कि ये 2.5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5.5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संभव नहीं है। अब आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आ रही है, वो है कूलाम का नियम। में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने ये नियम दिया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो उनमें एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। ये बल आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर कि आवेश किस नेचर का है, दोनों पॉजिटिव हैं कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इन्होंने बताया कि उन पर एक बल उत्पन्न हो जाता है और ये बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो इनको मिलाने वाली रेखा में ही स्थित होती है, ऐसा बताया कूलाम ने। तो कूलाम का नियम आपको तैयार हो गया होगा, इन्होंने दिया था। अब हम इसको लिख देते हैं। देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। अब बल है, सदिश राशि है, तो उसकी दिशा भी होगी कुछ ना कुछ। तो ये बता रहे हैं कि जो बल की दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में स्थित होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में स्थित होगी। देखिए, ये यदि दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी हम लोग r मान लें, इनके बीच की दूरी क्या मान लें? r मान लें। तो ये यदि मान लीजिए Q है, Q1 है और ये यदि आपका Q2 है, दो आवेश हो गए, ये Q1 है और ये Q2 है, तो और दोनों हम लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो ये प्रतिकर्षण होगा, है ना, ये इधर को ये इधर को, ठीक। तो ये कूलाम का नियम बताता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है? अनुक्रमानुपाती है इन दोनों के
गुणनफल के बराबर। इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ये कूलाम ने बताया। और इसमें इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा बताया कूलाम ने। यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए इन्होंने बताया कि इनके दोनों के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम इनको एक साथ जब मिलाएंगे तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसके हम लोग और देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब इन्होंने प्रयोगों द्वारा किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा K इज इक्वल टू, प्रयोगों द्वारा K इज इक्वल टू आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका मान जो आ गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका मान इतना आया। जो किस पर डिपेंड है, प्रयोगों द्वारा इसका मान आया जो इस पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, आवेशों के और उनके बीच की दूरी पर, उनके मात्रकों पर डिपेंड है। ठीक है कि उनकी दूरी किस में नापी जा रही है। यदि मीटर में नापी जा रही है, कूलाम में आवेश नापे जा रहे हैं और बल न्यूटन में नापा जा रहा है तो ये इसका मान इतना आता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि कूलाम के नियमानुसार, है ना, कूलाम के नियमानुसार ये F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम ने बताया। यहां से हम एक कूलाम आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं। एक कूलाम आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से, आइए हम लोग देखते हैं। यदि क्या हो, देखिए एक कूलाम आवेश को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो, R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, तो F बराबर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। देखिए यदि ये एक और ये एक, तो क्या बचा, ये, तो बल बराबर कितना आ गया, इतना, है ना। यहां पर ये परिभाषित कर सकते हैं कि यदि 1 मीटर दूरी पर रखे दो आवेशों पर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है,
तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा। समझ में आया? यदि 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 आवेशों के बीच, या ध्यान रखिएगा निर्वात कहना या वायु या निर्वात कहना भी जरूरी है। यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाता है, तो उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा। ठीक, लिख लेते हैं इसको। देखिए यहां पर, यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेशों के बीच 9 × 10⁹ का वैद्युत बल उत्पन्न हो जाए, तो वे दोनों आवेश 1 कूलाम होंगे। इस तरह से 1 कूलाम आवेश को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इस समीकरण 1 को कैसे फिर सिद्ध किया गया, प्रयोगों द्वारा ये जो प्राप्त हुआ, F इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहां ये K का मान है, K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपको मैंने बताया कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², कूलाम का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। एक बात ध्यान देने की है कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम भी इस बल के लिए उत्तरदायी है। ये ध्यान रखिए कि दोनों के बीच यदि माध्यम परिवर्तित होता है तो ये बदल जाता है, जिसके कारण इसका मान भी बदल जाता है, और जब इसका मान बदल जाएगा तो ये पूरे बल का मान भी बदल जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको कहें, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि माध्यम आपका निर्वात या वायु नहीं है तो क्या होगा, यदि माध्यम आपका निर्वात या वायु नहीं है तो क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि माध्यम हमारा निर्वात या वायु नहीं है तो क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात नहीं है, देखिए यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात नहीं है तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए यहाँ एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, क्या हो गया, एप्सिलॉन आ गया। इसको आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू FM कर देते हैं, इसको एक अलग तरह का मीडियम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इस तरह से आप इसको लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। के का मान 1 से अधिक होता है। के का मान 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर के इज इक्वल टू आ गया, के इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, देखिए इसकी बीमा व मान आप देख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान जो आया था वो आपका आ रहा 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम इसकी बीमा भी निकाल लेंगे। बीमा आ जाएगी कूलाम क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी होता है, ए टी का स्क्वायर, और बल्क आप जानते हैं mlt की पावर -2, और यहाँ पर इसके बाद दूरी का स्क्वायर कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपकी बीमा आ जाएगी। m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। m की पावर -1, l की पावर -3, t ऊपर जाएगा तो पावर 4 और a की पावर 2। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई। तो आज हमने पढ़ा कूलाम का नियम और एप्सिलॉन नॉट तक। इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसका वेक्टर रूप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बहुत सारे डेरिवेशंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। धन्यवाद। अंत में ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।